Hey everyone, welcome back to our channel. This is my first session for ICSE board class 10 students. Actually I have seen कि मतलब ICSE board students के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट YouTube में ना ही YouTube में अवेलेबल है और ना ही इंटरनेट के डिफरेंट सोर्सेज में अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए कंटेंट को ढूंढना, अपने एक लाइक डेडिकेटेड चैप्टर्स के वीडियोस वगैरह देखना and so on. So I've decided कि like from today onwards I'll be making a dedicated like sessions for ICSE board class students, and this is my first session which I'll be taking on the chapter the first phase of modern nationalism, and which we'll be discussing about the early nationalists. Our team has decided to start the session with social science subject, and if we'll get a good response from you guys, we'll definitely try to upload all the related videos very soon. So it's my humble request, session शुरू करने के पहले please subscribe the channel, like the video and share with your friends की ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलने पाए कि चीज़ें हम और जल्द से जल्द और बेहतर लाइक क्वालिटी और क्रिएटिविटी से आपके सामने सारे कंटेंट जो है प्रेजेंट करने पाए. ओके, सो लाइक एक छोटा सा एक्सपीरियंस है आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल कि सेशन बनाने के पहले आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर सिलेबस एंड लिटरली आपके सिलेबस देखने के बाद हमारे दिल में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है. एक्चुअली मतलब योर सिलेबस इज़ लाइक आप लोग जो हैं बाकी बोर्ड स्टूडेंट से 3-4 स्टेप आगे ही हो. तो आई मस्ट से यू शुड बी फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ना वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ रहे हो. कि मैं देख रहा था कि ये सारी चीज़ें अभी लाइक बिफोर लाइक मेकिंग द सेशन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर चैप्टर और आई फेल्ट कि ये सारी चीज़ें मतलब यूजली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ अगर डेडिकेटेड जो चैप्टर्स आप में है ना वो एक जो बच्चा लाइक यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के या फिर एनडीए वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है ना वो सारी चीज़ें वो पढ़ रहा है जो आपको अभी आपके क्लास 10th में मिल रही है. तो दैट इज़ लिटरली वेरी वेरी गुड है ना. आपको एक एडवांस हेड स्टार्ट मिल रहा है लाइफ में और आई बिलीव कि बाकी सब्जेक्ट्स में अभी मैं उनको थोड़ा we are going to cover this chapter in 3 sessions, so this is our first session. Let's take a quick like outlook of the chapter कि हम लोग usually इस chapter में क्या discuss करने वाले हैं. We are going to discuss about objectives and achievement of the early nationalists, and further we'll be discussing about the contribution of Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee and Gopal Krishna Gokhale है ना. They were the early nationalists. So let's begin with the session. So this is our first topic जिसमें we are going to discuss about the basic beliefs and objective of the early nationalists in this session. So as we all know कि Indian National Congress which is also known as INC ये जो है कब फॉर्म हुई थी. Please mention in the comment section if you know the year in which INC was formed. I'll also tell you in the session. It was formed in the year 1885. Okay, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 A.O. ह्यूम द्वारा बनाई गई थी अंडर द फर्स्ट प्रेसिडेंटशिप ऑफ W.C. बैनर्जी. ठीक है. सो ये वाला जो फेज था 1885 से लेके 1907 तक. ठीक है. अब 1907 में क्या हुआ था वो हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे. 1885 से लेके 1907 तक जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो यूजली जो है अर्ली नेशनलिस्ट लीडर से डोमिनेटेड था. इट वाज डोमिनेटेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर हु वर आल्सो नोन एज मॉडरेट्स. ठीक है. उनको मॉडरेट्स भी कहा जाता था. बट हमेशा चीज़ें एक सी रहती नहीं है. धीरे धीरे समय के साथ जो है चीज़ें बदलने लगी एंड फर्दर अ सेक्शन इमर्ज्ड which did not agree with the early nationalist policies and believed in aggressive action. ठीक है. कुछ टाइम बाद जैसे लाइक ये फेज शुरू होता है 1885 से लेकर 1907 तक जिसमें लाइक सारे जो अर्ली नेशनलिस्ट रहते हैं जिनको हम मॉडरेट भी कहते हैं उनके जो भी मेथड्स थे उनकी जो भी पॉलिसीज़ थी उनसे एक सेक्शन एग्री नहीं करता है और वो एक अपना मेथड अप्लाई करने की कोशिश करता है. वो थोड़ा सा एक एग्रेसिव अप्रोच रखने की कोशिश करता है ब्रिटिशर्स के सामने टू अटेन इंडिपेंडेंस है ना. तो उनका वे ऑफ वर्किंग, उनका वे स्टाइल, उनका
पूरा का पूरा जो मेथड रहता है वो पूरा का पूरा एक एग्रेसिव रहता है, तो वो एक अलग विंग में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज, जो अपना पहला फेज़ होता है उनको हम मॉडरेट्स कहते हैं, और जो दूसरा फेज़ आता है जो कि एक एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, मतलब इंडिपेंडेंस को अटेन करने के लिए, उनको हम रेडिकल्स कहते हैं। और क्या कहा जा सकता है, एक असर्टिव नेशनलिस्ट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इनको हम नरम दल कहते हैं और इनको हम गरम दल कहते हैं ना। नरम दल और गरम दल यूजली अगर आप सुने होंगे पहले भी। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1907 के बाद दो फेजेस में डिवाइड हो जाती है, दैट इज नोन एज मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स। सी, अब आपको लग रहा होगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं, कि ये मॉडरेट्स क्या होते हैं, ये रेडिकल्स क्या होते हैं। थोड़ा सा अपन पीछे चलते हैं, कि आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8th या 9th में या फिर स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि लाइक क्या होता है कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है, उसके बाद उस टाइम में क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में पूरे के पूरे इंडिया में जो है छोटे छोटे रिवोल्ट्स होते रहते हैं, बट एक अल्टीमेट रिजल्ट जो है कैसे अपन को आज़ादी मिले, वो सारी चीज़ें नहीं, हम लोग उस अप्रोच तक, उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। तो जो भी हमारे सीनियर लीडर्स होते हैं, एक पॉइंट में उन्हें लगता है कि भाई अगर ब्रिटिशर से लड़ना है तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकली भी एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए 1885 में ये डिसाइड होता है कि इंडिया को लाइक पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन मिले, तो उसके लिए उन्होंने जो है 1885 में एक कमेटी बनाते हैं जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, वो जो फॉर्मेशन हुआ था उस इंस्टीट्यूशन का, वो इसलिए हुआ था ताकि हम ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड रखने पाएँ कि इंडियंस की एक्चुअल में डिमांड क्या है ना, क्या वो चाहते हैं, कैसे उनके लाइक उनका वे ऑफ लिविंग सुधारा जा सके, उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ाया जा सके। ठीक है, उनके वेलफेयर्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, तो उसके लिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जो भी सीनियर लीडर्स रहते हैं वो यूजली क्या करते हैं कि वो सारे, मतलब जो ब्रिटिशर्स रहते हैं उनके सामने अपनी जो भी डिमांड्स रहती है ना, वो सॉर्ट ऑफ एक पिटिशंस के तौर पे देते हैं ब्रिटिशर्स को। मतलब एक एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखते, जैसे यूजली आप स्कूल में भी देखते होंगे कि आपको आपको कल्चरल एक्टिविटी के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो आप यूजली एक एप्लीकेशन देते हैं अपने प्रिंसिपल को या फिर जो भी कंसर्न आपके एचओडीज रहते हैं। सो यूजली दे ट्राई टू फॉलो द सेम पॉलिसी, कि वो ब्रिटिशर्स के सामने अपने डिमांड्स फुलफिल करने के लिए वो प्लीट करते थे कि किसी न किसी फॉर्म में, कि मतलब लाइक एक जनरल ओपिनियन बनाते थे पब्लिक का, अपने जो भी उनके मेंबर्स रहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, फिर वो सब जाके वो एक सिग्नेचर सॉर्ट ऑफ, नहीं है आप लोग के स्कूल में भी कई बार एक सिग्नेचर कैंपेन किसी न किसी चीज़ को लेके चला होगा, कि इधर आपको कोई एक्टिविटी चाहिए तो आप क्लास के सारे बच्चों ने लाइक एक पेपर में सिग्नेचर किया, फिर उसके उस सिग्नेचर को लेके जाके एक कंसर्न दिखाया कि हाँ हमारी क्लास पूरी एग्री है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके। फिर आप प्रिंसिपल के पास गए कि हाँ ठीक है, हमारी क्लास चाहती है कि हमारी क्लास में सो एंड सो एक्टिविटी हो, है ना, वी ऑल आर एग्री, दीज आर द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। सेम वे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी, कि वो उनके जो भी लीडर्स रहते थे वो सब एग्री करते थे। पहले उनकी एक मीटिंग होती थी, हर साल होती थी, एक एजेंडा बनाया जाता था, उस एजेंडा में वो सारे एग्री करते थे, फिर वो पिटिशन को लेके वो ब्रिटिशर्स के पास जाते थे उसको एग्री कराने के लिए, ठीक है, उसको मनवाने के लिए। बट ग्रेजुअली होता यह है कि एक सेक्शन ऐसा पैदा होता है कि जिससे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, कि यार क्या मतलब एक हमारे देश में आके वो ब्रिटिशर्स हम ही पे रूल कर रहे हैं और हम उन्हीं से जाके लाइक विनम्रता से सारी चीज़ें मांग रहे हैं। अरे ये तो हमारा देश है, हमारा हक है, हमारी लड़ाई है, हम एग्रेसिव मोड में लड़ाई करेंगे, हमें एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो एक वो सेक्शन होता है यूजली। मतलब आपके ग्रुप्स में भी दो टाइप के लोग होते होंगे, एक थोड़ा सा बातों से चीज़ों को सुलझाने में बिलीव रखते होंगे, एक थोड़ा सा लाइक एग्रेसिव मोड में मार धाड़ से थोड़ा सा चीज़ों को सुलझाने में अप्रोच रखते होंगे। तो इस तरह हमारी सोसाइटी में था उस टाइम में भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक नया विंग का उदय हो रहा था, विच वॉज ऑल्सो नोन एज रेडिकल विंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि मॉडरेट्स कौन थे और रेडिकल्स कौन थे। इनको हम आगे थोड़ा सा एक टैबुलर फॉर्म में भी देखेंगे कि व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। सो लेट्स सी कि दोनों में दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस था। कि मॉडरेट्स क्या होते थे कि दे वर द अर्ली नेशनलिस्ट एंड दे
adopted the path of prayer and petitions. अभी अपन ने डिस्कस किया ना कि जो मॉडरेट्स थे वो यूजली ब्रिटिशर के सामने प्रेयर और पिटिशंस का ही वो मेथड अडॉप्ट किए थे, ठीक है. दैट इज प्लीडिंग विद द ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस. अब रेडिकल्स क्या करते थे भाई, वो सीधे तोड़ू फोड़ू वाले अप्रोच में रखते थे कि आर या पार वाला अप्रोच रखते थे. सो दे वर ऑल्सो नोन एज असर्टिव नेशनलिस्ट, एंड दे रिजेक्टेड दिस पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड प्लीडिंग एंड एडवोकेटेड अ मोर एग्रेसिव कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, वो और क्या बोलते हैं, क्या बाबा, क्या ब्रिटिशर्स के सामने हाथ जोड़ रहे हो, पैर जोड़ रहे हो कि हाँ ठीक है हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. अरे सीधे जाके अपनी मांगे पूरी कराओ. वो अप्रोच वो लोग रखते थे. बट इसके कारण होता क्या था, जब दो सेक्शन में बढ़ गए हो तो ऑब्वियसली आपके दोनों के बीच में क्लैशेस होने लगेंगे कि मॉडरेट्स कहेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, रेडिकल्स कहेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए. तो दोनों के बीच में क्लैशेस इतने बढ़ जाते हैं कि एक पॉइंट आता है जिसमें जैसे आपको ये तो मालूम होगा ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होने के बाद हर साल जो है 1885 में हुआ, तो तब से लेकर कंटिन्यूसली इंडिपेंडेंस तक हर साल उनकी मीटिंग होती थी. तो 1907 की जो मीटिंग थी सूरत में, तो उन दोनों के बीच में इतने ज़्यादा क्लैशेस बढ़ जाते हैं कि लिटरली उस टाइम में मतलब मीटिंग के दौरान में एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गई थी. एक थोड़ा सा एक वॉयलेंट माहौल हो गया था, जिसके बाद विच इज़ ऑल्सो नोन एज सूरत स्प्लिट. उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस दो विंग में बढ़ जाती है, दैट इज़ रेडिकल्स और मॉडरेट्स में हम जाते हैं. फिर ये वाला फेज़ जो है मॉडरेट फेज़ चलता है 1885 से लेके 1907 तक, ठीक है. फिर इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेस आता है, रेडिकल्स को एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं. वो 1907 से लेके 1915 तक ये फेस चलता है. किनका फेस चलता है? एक्सट्रीमिस्ट का फेस चलता है. अब एक छोटी सी स्टोरी बता ही देता हूँ, जब इतना कुछ बताया है कि सूरत स्प्लिट हुआ ही क्यों था. ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ ठीक है, एक थोड़ा सा एक अप्रोच में समझ में आएगा आपको कि 1907 में यूजली होता क्या था कि जैसे आप देखते होंगे ना कि पहला सेशन जो है एक सेशन आपका बॉम्बे में हुआ, अगला सेशन नागपुर में हुआ, फिर उसका अगला सेशन सूरत में हुआ, फिर उसका अगला सेशन कहीं ना कहीं हुआ. तो होता ये था कि जिस जगह कोई भी सेशन होता था उस जगह के लीडर को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता था, ठीक है. तो दैट वाज अ कंसेंसस बिटवीन वो एक जनरल कंसेंसस हो गया था कि जिस शहर में भी अगर कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का ईयरली सेशन हो रहा है तो उस शहर का जो भी लीडर रहेगा उसको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा. तो ये जो दोनों के बीच में क्लैशेस थोड़े बहुत चल रहे थे, तो रेडिकल्स का डिमांड था कि हमारे लीडर को प्रेसिडेंट बनाया जाए, ठीक है. मॉडरेट्स का डिमांड था कि नहीं हमारा ही लीडर बनाया जाएगा, क्योंकि उनको बनाएंगे तो पूरा का पूरा उनका जो भी स्ट्रगल था वो पूरा का पूरा एक डिविएट हो जाएगा दूसरे पाथ में, ठीक है. तो मॉडरेट्स के जो भी लीडर थे तो वो लोग कोशिश करते थे कि उन्हीं का ही प्रेसिडेंट बने. सो जो भी रेडिकल्स थे दे वर इन अ फेवर कि 1907 का जो भी सेशन हो वो सूरत में ना हो, क्योंकि दे वर विलिंग टू मेक बाल गंगाधर तिलक एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. बट उनको ये मालूम था अगर सूरत में होगा तो वो प्रेसिडेंट नहीं बनने पाएंगे. तो जो मॉडरेट्स थे वो समहाउ दे हैव डिसाइडेड, हाँ सूरत उस टाइम में प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात की जाए तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे, ठीक है. सो मॉडरेट्स ट्राइड कि वो सेशन सूरत में ही हो, जिसके कारण जो है फिर से बाल गंगा उसके पहले भी कई बार उन लोगों ने ट्राई किया था कि जो भी हमारा जो प्रेसिडेंट बने वो रेडिकल का बने, बट समहाउ नहीं बनने पाया. सूरत में सेशन हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी प्रेसिडेंट नहीं बनने पाए, उसके कारण वो टेम्पो इतना हाई हो जाता है कि वहाँ पास क्लैशेस हो जाते हैं. अल्टीमेटली कांग्रेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, है ना. दैट इज ऑल्सो नोन एज सूरत स्प्लिट 1907. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मॉडरेट्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, सूरत स्प्लिट क्या था और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था. चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि द मेन लीडर्स. बेसिकली ये चैप्टर जो है मॉडरेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है. सो द मेन लीडर्स अमंग द अर्ली नेशनलिस्ट हुआ, कौन कौन से मॉडरेटर्स के लीडर्स थे. पहले दादा भाई नेहरू जी थे, सेकेंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, थर्ड डब्ल्यू सी बैनर्जी थे,
फोर्थ फिरोज शाह मेहता थे, फिफ्थ मदन मोहन मालवीय थे। दे वर द मेन लीडर्स। इनके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स थे, बट हमारे चैप्टर में मेन लीडर्स ये 5 लीडर्स के नाम मेंशन किए हुए हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम्स ऑफ फ्यू मॉडरेट लीडर्स, तो यू कैन मेंशन ईदर ऑफ देम। सो लेट्स सी व्हाट वर देयर लाइक बेसिक बिलीव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि ये जो भी अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स हमने अभी देखे हैं, इनके बिलीव्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अपन पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि वो क्या थे। सो जो भी मॉडरेट्स थे, दे हैड अ फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच रखने पे बिलीव रखते थे, एंड बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ देयर डिमांड्स। और वो कोशिश करते कि उनकी जो भी डिमांड्स थी, तो एक पब्लिक का भी एक मास क्या कहेंगे, लाइक एक एक मास पीपल का भी हामी भरवा लेते थे, कि पहले लोगों से कंसेंसस ले लिए जाते थे कि हाँ, हम लोग ये डिमांड रखने वाले हैं, क्या आप लोग एग्री करते हैं। और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अप्रोच भी रखते थे। सेकंड, दे बिलीव दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी परसुएडेड बाय आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इनका एक अप्रोच ये भी था कि ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने से अच्छा है कि उनको हम बातों में जो जो भी चीज़ें थी, वो हम बातों में ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम चीज़ें मनवा सकते हैं, रादर देन हम उनसे लड़ाई झगड़ा करके चीज़ों को नहीं मनवा सकते हैं। तो इनका अप्रोच ये था, सेकेंड अप्रोच। थर्ड, दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन टू इंग्लैंड टू एक्सप्लेन द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। मतलब वो अपना एक डेलीगेशन इंग्लैंड भी भेजते हैं, क्योंकि जो वहाँ का ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन था, उनको इंडिया की डिमांड्स, इंडिया की नीड्स को बताने के लिए, यहाँ की एक्चुअल में कंडीशन क्या, वो सारी चीज़ें समझाने के लिए अपने एक डेलीगेशन भी इंग्लैंड भेजते हैं, ताकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ के प्रॉब्लम से चीज़ों को बताया जा सके कि वहाँ एक्चुअल में इंडिया में हो क्या रहा है। ठीक है, दे डिड नॉट वांट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल बाय वायलेंस। वो यूजली जो भी मॉडरेटर्स थे, वो ब्रिटिशर्स के अंडर रह के ही सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रहे थे। जैसे ब्रिटिश में जो है एक मोनार्की गवर्नमेंट रहती है, कि ऊपर मोनार्की हेड रहता है, फिर उसके नीचे गवर्नमेंट चलती है। इसी तरह वो यहाँ भी चाह रहे थे कि यहाँ का जो हेड रहे वो ब्रिटिशर्स ही रहे, बट जो गवर्निंग पावर रहे वो इंडियंस के पास में रहे। ये ऐसी लाइक विश थी मॉडरेटर्स की, है ना। लाइक देयर चीफ डिमांड वो सेल्फ गवर्नमेंट बाय विथ इन द ब्रिटिश रेजिम, है ना। ये जो कि अभी अपन ने जस्ट डिस्कस किया, कि मॉडरेटर्स की डिमांड ये थी कि उनकी सेल्फ गवर्नमेंट रहे। ठीक है, गवर्नमेंट इंडियंस की रहेगी, बट अल्टीमेटली पावर जो है ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी। दे एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी टू ब्रिटिश क्राउन। वी हैव रिसेंटली डिस्कस्ड कि वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ टोटली लॉयल थे, इन विच रेडिकल्स वर नॉट। For moderators, Britishers were the ultimate source of guidance for various development in India. ठीक है, यूजली अब मॉडरेटर्स के थॉट प्रोसेस ऐसा क्यों आता था, क्योंकि उन लोगों की जो भी पढ़ाई लिखाई हुई है, उनका जो भी डेवलपमेंट हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न एजुकेशन के ही बेसिस में हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। जैसे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी इल प्रैक्टिस, देखो हर प्रो के साथ जो, मतलब कोई भी चीज़ होती है उसके साथ प्रो भी रहता है, कॉन्स भी रहते हैं। तो ब्रिटिशर्स के अगर बहुत सारी बुराइयां हैं, विच इज़ अ फैक्ट, पर लेकिन ये भी अपन को एग्री करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, दो वो सारे स्टेप्स इसलिए लिए गए थे ताकि उनकी गवर्निंग इंडिया में और अच्छे से चल सके, बट अल्टीमेटली वो हमारी सोसाइटी को ही बेनिफिशियल था। लाइक सती प्रथा उन्होंने ख़त्म की थी, उन्होंने अनटचेबिलिटी ख़त्म की थी। ठीक है, लाइक चाइल्ड मैरिज उन्होंने लाइक उसको इलीगल बनाया था। तो ये सारे जो भी चीज़ें की गई थी, तो कहीं ना कहीं मॉडरेटर्स के थॉट प्रोसेस में ये चीज़ थी कि ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो वो मॉडरेटर्स वो इन्फ्लुएंस्ड बाय सच एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रिटिशर्स, मीन्स सच पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स विच दे हैव टेकन वेल गवर्निंग इन इंडिया। सो मतलब उनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स रहेंगे तो ऐसी और भी जो भी अपनी सोसाइटी में इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। सेकेंडली, उनको इकोनॉमिक वाइज अगर देखा जाए, तो उनको ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स का इंडिया पे रहने के कारण जो है, जो भी साइंस एंड टेक में भी जो डेवलपमेंट होगा, अगर आप पैरेलली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चैप्टर्स भी पढ़े होंगे, तो किस तरह इंडस्ट्रीज उस टाइम में ग्रो कर रही थी। ठीक है, फिर अगर कोई चीज़, अगर ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रही है और ब्रिटेन में कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री इंडिया में भी, लाइक ब्रिटिशर्स जब इंडिया में शुरू ही किए हैं तो फैक्ट्री सेटअप से ही किए हैं। पहले यहाँ खादी वगैरह के कपड़े बनाए जाते थे, फिर धीरे धीरे जब फैक्ट्रीज आई तो मशीन मेड शर्ट्स आने लगे, हैंडीक्राफ्ट्स होने लगे। तो ये सारी चीज़ें एडवांसमेंट कहीं ना कहीं आने लगी। तो
दोनों पहलू थे कि हमारे देश से भी चीज़ें पूरी की पूरी पूरी इकॉनमी जो है ब्रिटिश ट्रांसफ़र होती थी, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे देश में भी नई टेक्नोलॉजी उस मतलब बहाना तो नहीं कहेंगे, बट हाँ उस कारण से हमारे देश में भी नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, जैसे रेलवेज़ हो गए, टेलीग्राफ हो गया, है ना। रेलवे का इंट्रोडक्शन दो ब्रिटिशर्स ने अपने ईज़ के लिए किया था, बट कहीं ना कहीं बेनिफिट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हमको भी हुआ कि हाँ ठीक है, रेलवे से सारे ट्रांसपोर्टेशन जो है ईजिली हो गया। तो सॉर्ट ऑफ मॉडरेट्स को ये लगता था कि ये सारे डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बेनिफिशियल हैं। सो दैट वाज देयर थॉट प्रोसेस। सो नाउ लेट्स सी कि जो अर्ली नेशनलिस्ट फेज था, जस्ट अ सेकेंड सी। सो ये जो अर्ली नेशनलिस्ट फेज था कांग्रेस का, इसमें सोसाइटी का कौन सा सेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा था? मतलब कोई ना कोई सोसाइटी का एक सेक्शन था ना, कि जैसे लाइक एक सेक्शन मान लो फार्मर्स का हो गया, पीजेंट्स का हो गया, एक सेक्शन मिडिल क्लास हो गया, एक सेक्शन हाई बिजनेस क्लास हो गया। तो यूजुअली कौन सा सेक्शन इनको ज़्यादा फेवर कर रहा था? मीन्स कि क्लास रिप्रेजेंटेशन वाइज अगर आप बात करें तो कौन सा सेक्शन था? तो यूजुअली जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, दे वर इन द फेवर ऑफ मॉडरेटर्स। वाई? बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन, देयर थॉट प्रोसेस एंड देयर कल्चर। ठीक है। they also relied on the pledges made by the Britishers from time to time. Okay, they believed that once British would understand the mind and heart of Indian, they would do what was right for India. मीन्स कि उनका कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस था कि जब ब्रिटिशर्स लोगों की चीज़ों को समझने लगेंगे तो वो इंडिया के लिए और अच्छा करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन। सो overall, they trusted Britishers for their sense of justice, honesty and integrity. I mean, ultimately कहीं ना कहीं ये जो मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो टोटली ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल था। ठीक है। सो दिस वॉज द लाइक आउटकम कि आप वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब वो अगर आप चीज़ों को रिलेट करो, चीज़ों को आप रेक्टिफिकेशन वाइज जाओगे ना तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होगी। चीज़ों को रिलेट करने की सोचोगे, ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें रिजल्ट हुई। ये इस कारण से ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट की थी, जिसमें जो है वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा वेटेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली जो भी जनरेशन रहेगी वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस रहेगी और उनके लिए अर्बलाइज करेगी। तो ये ब्रिटिशर्स का लाइक एक ये भी उनका पूरा का पूरा एक गवर्नेंस की पॉलिसी थी। एक हार्ड पॉलिसी होती है, एक हार्ड कोर पॉलिसी होती है, जिसमें लड़ाई झगड़े इन सारी चीज़ों से आप चीज़ों को जीतते हो, और एक सॉफ्ट पावर पॉलिसी होती जिसमें आप कल्चरल एक्टिविटीज़, आप एजुकेशनल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों से जो है किसी ना किसी को आप अपने गुलाम बनाने की कोशिश करते हो, है ना। तो हमेशा दो टाइप की पावर होती है, एक सॉफ्ट पावर होती है, एक हार्ड पावर होती है। सो नेक्स्ट, ये एक छोटा सा फिलॉसफी ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट कैन बी समराइज इन द वर्ड्स ऑफ बद्रुद्दीन तैयब जी। ठीक है। व्हाट? कि बी मॉडरेट इन योर डिमांड्स, just in your criticism, correct in your facts, and logical in your conclusion. So Badruddin Tayyab was also uh, one of the moderate leader, and he was also one of the first Muslim president of INC, है ना, who want to summarize कि आप मतलब what we say कि he was just trying to justify the methods which was adopted by the moderators. Okay. सो लेट्स सी, मतलब यूजली ये चैप्टर जो है आपका मॉडरेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, बट पैरेलली आई थॉट कि एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन आपको दिया जाए कि व्हाट वाज एक्चुअल द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेटर्स एंड द रेडिकल्स, है ना। तो एक थोड़ा सा ना आपको एक डाइवर्स अप्रोच समझ में आएगी कि हम चैप्टर में तो सिर्फ मॉडरेटर्स की ही बात हुई है, हम थोड़ा सा मॉडरेट्स और रेडिकल्स का एक डिफ्रेंशिएशन भी देख लेते हैं। मे बी ये आपके पेपर में भी आ सकता है कि लाइक व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द व्यू पॉइंट्स ऑफ मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स। लेट्स सी अ क्विक डिफरेंस कि moderates, as we have studied, they were also known as the early nationalists and they were known as the assertive nationalists. Moderate wanted self-government, whereas radical wanted Swaraj, that means total freedom. ठीक है, उनको कोई ब्रिटिशर्स ऊपर नहीं चाहिए, तो उनको एकदम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगता था। ठीक है। दे वर मॉडरेट्स वर नॉट टोटली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। हमने अभी डिस्कस किया कि मॉडरेट्स को ये लगता था कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो इंडियंस के लिए बेनिफिशियल है, वेयर एज
रेडिकल्स वर टोटली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उनको सिर्फ अपना वतन चाहिए था, जो होगा हम खुद देख लेंगे, हम जिएंगे मरेंगे, हम खुद को संभालने लायक हैं, वी आर नॉट गोइंग टू रूल बाय सम अदर फॉरेन कंट्री। फोर्थ, दे बिलीव टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, हमने अभी डिस्कस किया कि वो प्रेयर्स, प्ली, ये सारी चीज़ें मेथड अप्रोच अडॉप्ट करते थे मॉडरेटर्स। दे बिलीव टू अडॉप्ट द रेवोल्यूशनरी मेथड, वो सीधा आर पार वाली अप्रोच रखते थे मॉडरेटर्स की, इस पार या फिर उस पार, है ना। फिफ्थ, दे बिलीव्ड एंड इंटरेस्टेड द पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन, मॉडरेटर्स हमेशा ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट करने की कोशिश करते रहे, उनका ट्रस्ट जीत के चीज़ों को मनवाने की कोशिश करते थे। वैसे रेडिकल्स हुआ टोटली डिफरेंट, दे बिलीव इन पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन, कि उनको ये लगता था कि हमारा भाई ये हमारा हक है, हमें चाहिए, तुम कौन होते हो हमसे रोकने वाले या हमसे करवाने वाले, हमारा देश है, हमारा वतन है। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ radicals. So from this tabular format you can easily differentiate between the thought process of moderates and radicals. So ये हमारा आज का पहला सेशन था which was on the basic beliefs and objective of the early nationalist. आगे के दो सेशंस और हम कवर करेंगे जिसमें मेथड्स अडॉप्टेड बाय द मॉडरेटर्स एंड लाइक द अर्ली नेशनलिस्ट, जिसमें सूर्यनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इफ़ यू वांट कि ये सारी चीज़ें मैं और जल्द से जल्द हमारी टीम अपलोड करे, सो अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन, ताकि हम और जल्द से जल्द चीज़ों को आप लोगों के सामने लेके आने पाएँ। थैंक यू, बाय। या वन मोर थिंग आई जस्ट फॉरगॉट कि अगर आप लोगों को इन सेशंस के पीडीएफ भी चाहिए तो सून हम लोग जो हैं एक टेलीग्राम चैनल भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें सेशंस के बाद जो है विद इन अ डे और टू वी आर गोइंग टू अपलोड दिस पीडीएफ्स आल्सो इन दैट टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन जॉइन इट। अगले सेशन में हम उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पेस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, बाय बाय।